मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव मेहमान है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक चेयरमैन सेनेट नय्यर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर है। अच्छा बुखारी साहब, सबसे पहले तो हम एक जो बहुत ही करंट इशूज़ है उसके ऊपर आपकी राय लेते हुए चलें, क्योंकि आपकी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। तो आप क्योंकि सेक्रेटरी जनरल हैं तो हमें इस आपकी राय को पीपल्स पार्टी के हवाले से जोड़ने में आसानी होगी। ये जो सदर की ट्वीट है सर, ये जो बिल है इसके ऊपर जो सदर ने ट्वीट किया और ये तासुर दिया है और ये कहा है बल्कि उन्होंने कि मैंने इसे वापस कर दिया था और 13 दिन बाद शायद उन्होंने इस बात को ऐलान किया और वो कहते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं करता था। लेकिन इस सिलसिले में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, ज़्यादातर लॉयर का ये कहना है कि आइन के आर्टिकल 75 के थ्रू दो ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन में सदर साहब जो इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं, ये पहला बिल है जिस पर उन्होंने बग़ैर साइन किए हुए अपने स्टाफ को दिया और फिर ये सवालात उठाए। कैसे देखते हैं सर आप इसको? थैंक यू वेरी मच। इसमें बुनियादी बात जो डॉक्टर दानिश है कि उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि वेदर ही हैज साइंड दैट बिल, असेंट दी है कि नहीं दी है, क्योंकि फिर वो अपने इंस्टीट्यूट में ये कहता है कि मैं उन शर्मिंदा हूँ जो इस प्रोविजन से अफेक्ट होंगे, उनसे शर्मिंदा हूँ। तो पहली बात डिटर्मिन करने की ये है कि अगर तो उन्होंने साइन किए हैं तो देन ही कैन नॉट रिट्रीट। वो फिर दैट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 75 की जो रिक्वायरमेंट यही है कि जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से तो फिर वो असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है आर्टिकल 75 के नीचे। तो उसके तहत प्रेसिडेंट ने विद इन 10 डेज उस पर असेंट देनी है या उसको वापस भेजना है उस हाउस से जहाँ से ये वो इनको ट्रांसमिट किया गया, तो उसको फॉर रिकन्सिडरेशन सारे बिल को या उसकी कुछ प्रोविजंस को, ये आर्टिकल 75 कहता है। तो अभी मैं जो समझ पा रहा हूँ कि अभी कंट्रोवर्सी जो है उसको डिटर्मिन होना बहुत ज़रूरी है कि एक वो कहते हैं जी वापस मैंने कह दिया कर दिए, फिर कहते हैं मुझे शर्मिंदगी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और फिर उसके बारे में डिटर्मिन करना कि आया प्रेसिडेंट ने साइन किया कि नहीं किया, या किसी ने कोई फॉर्जरी कमिट की कि प्रेसिडेंट के साइन कर दिए। तो पहली बुनियादी बात तो ये, इसको डिटर्मिन होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है उससे इस किस्म के लैप्सेस की तवक्को नहीं की जा सकती, या प्रेसिडेंसी से इस किस्म के लैप्सेस की तवक्को नहीं की जा सकती। वो रिप्रेजेंट करते हैं रियासत को, और बैनुल-अक़वामी तौर पे क्या इमेज बिल्ट हुआ होगा कि पाकिस्तान की रियासत के जो सरबराह है उनका सोच क्या है, उनका रवैया क्या है, वो कितना ज़िम्मेदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो पहली बुनियादी बात तो ये है। और फिर अगर आगे आप बात करना चाहेंगे तो आई कैन प्रोसीड। नहीं सर, मैं दो सवाल इस पर रखूँगा। एक तो ये रखूँगा कि सर वो सुप्रीम कमांड भी हैं, कमांडर हैं मुसल्लह अफवाज के, तो जो सुप्रीम कमांडर मुसल्लह अफवाज के अगर वो ये कहते हैं मेरा स्टाफ मेरी बात नहीं मान रहा, तो कहाँ खड़े होते हैं सर? इसका मतलब है कि अगर उनकी बात उनका अपना स्टाफ नहीं मांग रहा है तो पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर पावर की पावरफुल फ़ौज के
सुप्रीम कमांडर हैं, तो ये क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो ये, दूसरा डिटरमाइन कौन करेगा सर कि गलती किसकी है, कौन करेगा डिटरमाइन? देखिए, पहली बात तो है कि रियासत का जो सरबराह हो उसको इतना हेल्पलेस नहीं होना चाहिए, और अगर कोई अहकामात उन्होंने जारी किए तो फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत और सिविल सर्वेंट रूल्स के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बुनियादी बात यह है। और अगर कोई आर्म फोर्सेस के मुंसलिक लोग हैं तो फिर वो आर्म फोर्सेस का जो कानून है उसके मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। एक बात तो ये होगी। फिर बात डिटर्मिन करने की है, ये तो फैक्ट फाइंडिंग की बात है, तो फैक्ट फाइंडिंग जो है पार्लियामेंट को करनी चाहिए, और पार्लियामेंट का आज एक हाउस मौजूद है और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो पार्लियामेंट को ये रेफर कर देते कि वो डिटर्मिन करे कि नेग्लिजेंस कहाँ हुई, कोताही कहाँ हुई और अहकामात किसने नहीं माने, उसके मुताबिक फिर। अच्छा सर, यहाँ पर जिस तरह आपने आइन के आर्टिकल 75 का जिक्र किया, वहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है जो मुझे एज ए तालिब इल्म समझ में आया कि सदर साहब या तो जो बिल आया है 10 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट करें, साइन करें और वो कानून बन जाए, या फिर कोई ऑब्जेक्शन लगाएं तब भी साइन की ज़रूरत है, और वो साइन करके सिग्नेचर करके जो है वो ऑब्जेक्शन लगा के भेजें। और उसी दौरान 3 साल 7 माह में उन्होंने कई बिल एक्सेप्ट भी किए और कई बिल ऑब्जेक्शन लगा के भेजा भी है। वाहिद बिल है जो 13 दिन बाद ये कहते हैं कि जी मैंने किसी जगह साइन नहीं किया है। वो कह रहे हैं, वो उनका स्टेटमेंट है, उनका ट्वीट है कि मैंने साइन नहीं किया, मैंने स्टाफ से कहा वापस भेज दो। तो तीसरा ऑप्शन तो आइन में है ही नहीं सर कि बगैर साइन सदर किसी स्टाफ को कहें कि वो भेज दे। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर जो किसी अदारे का सरबराह हो जो ऑर्डर दे, तो वर्बल ऑर्डर्स नहीं हुआ करते। ऑर्डर्स आर ऑलवेज इन राइटिंग। वर्बल ऑर्डर्स की कोई हैसियत नहीं होती, और ये आईनी मामला था, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, उसका एहसास करते हुए प्रेसिडेंट को इन राइटिंग ऑर्डर करना चाहिए था अगर उन्हें वापस करना था। अभी तक जो बात हमें सामने आई वो ये है कि जो उन्होंने कहा वापस कर दो, भाई किसको कहा, दैट शुड बी इंक्वायर्ड। अगर किसी को कहा तो वो फाइल पुटअप करता प्रेसिडेंट को विद अ नोट और उनसे साइन ले लेता कि ये वापस कर रहे हैं आप। लेकिन एक बात यह है कि जो हुकूमत की जानिब से आई है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की कस्टडी में हैं और वो कहते हैं कि ये एक्ट बन गया है, तो वो जो एक्ट बना है वो जो आर्टिकल 75 का सब आर्टिकल 1 है उसके तहत तो वो एक्ट नहीं बनता, वो तो वापस चला गया। तो वापस जब चला जाए तो फिर उसको जॉइंट सिटिंग में पेश होना। लेकिन सर वो वापस नहीं गया ना, और सर वापस नहीं गया और 10 दिन 10 दिन गुजर गया सर। जी सर, मेरी यार सुन ले जरा, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट जी, कि जो सब आर्टिकल 2 है 75 का, वो उस सिचुएशन के बारे में है कि जब प्रेसिडेंट कोई बिल रिटर्न कर दे और फिर वो जॉइंट सेशन में पास हो जाए विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजते हैं। फिर ये लाजिम होता है कि विद इन 10 डेज उसको साइन करें, या वो साइन नहीं करते तो अंडर द आर्टिकल 75 इट वुड बी डीम्ड टू बी ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दो सिचुएशंस हैं। अब बात यह कि वो कहते हैं मैंने साइन किए नहीं है, मैंने वापस कहेगा तो ज़ुबानी अहकामात की तो कोई हैसियत नहीं है। अब इस बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर वो प्रेसिडेंसी में रहता है और साइन भी नहीं होता है तो उस सिचुएशन में
लीगल पोजीशंस क्या होगी, ठीक। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये खामोश है सर। फॉर एग्जाम्पल जब साइन आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं इसमें आइन खामोश है। मैं ये समझ रहा हूं कि इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन अभी आप बता रहे हैं कि वो बिल वापस नहीं गया, तो मीनिंग दैट बिल इज स्टिल लाइंग विद द प्रेसिडेंसी। यस सर। एंड एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट सेज कि मैंने साइन नहीं किया। लेकिन सर, तो वो जो सर 10 दिन की माजरत के साथ सर मैं ये कहूंगा कि 10 दिन के अंदर सदर को ये डिसाइड करना है कि आइदर वो साइन करें या साइन करके वो बिल भेजें। और एक 10 दिन का लिमिटेशन दिया हुआ है ना सर आइन में, और अगर 10 दिन में वो नहीं और अपने पास ही रखते हैं और सो जाते हैं, तो क्या वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता? नहीं, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता कि जो सब आर्टिकल 1 है उसमें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें एम्बिग्विटी नजर आती है। वो जो डीमिंग क्लॉज है वो सब आर्टिकल 2 पे आती है। नहीं सर, सब आर्टिकल 2 पे तो जी सब आर्टिकल 2 पे तो उस वक्त आती है ना जब वो साइन करके ऑब्जेक्शन लगा के भेज दें, और फिर वो जो दोनों आपका वो जो डॉक्टर साहब ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सब आर्टिकल ठीक है, सब आर्टिकल 1 को मैं आपको पढ़ के दिखा दूं। नहीं सर, मैं तालिब इल्म हूं इसका, थोड़ा सा मुझे नहीं, तो फिर बात सुने, वो वापस भी नहीं आता, वो साइन भी नहीं होता, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे बन गया? अच्छा, आप लेकिन इसमें तो खामोश, लेकिन 10 दिन का इनको दिया गया, इन्होंने नहीं किया, पड़ा हुआ है, तो इसका क्या, फिर उसका स्टेटस क्या होगा सर? उसका स्टेटस है कि इट इज ओनली अ बिल, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, वो बिल पड़ा हुआ है, 40 दिन हो जाए, 50 दिन हो जाए, साइन नहीं हो, वो बिल पड़ा रहेगा। आप समझते हैं कि कानून ये कहता है, ठीक है सर? वो एक्ट तब बनेगा जब वो 75 का 2 जो है वो टच करेगा, ठीक है सर? वो जब वो इन्वोक होगा, वो ऑपरेटिव होगा, ठीक है, होगा। ठीक है सर, मैं आगे चलता हूं सर। ये बताइए सर कि अगर फर्ज की जिन्होंने साइन नहीं किया और जानबूझ के, क्योंकि एक हल्का ये भी कह रहा है कि उन्होंने जानबूझ के साइन नहीं किया, डिले किया और 10 दिन का वक्त गुजार दिया जो उनके लिए बाइंडिंग थी, और उसके बाद ये इशू उठाया है, तो ये मिसकंडक्ट उनके मिसकंडक्ट में नहीं आता सर सदर के? लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड ना हो ना, या इस पे बगैर तहकीकात किए हम अपनी ऑब्जर्वेशन क्यों दे दें कि उसका मिसकंडक्ट है? मैं तो सदर की स्टेटमेंट पे कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने साइन नहीं किया है, और 13 दिन बाद वो कहते हैं कि मैंने किसी को कहा था, उसका नाम भी मेंशन नहीं किया। तो हम सदर की स्टेटमेंट पे अगर आ जाएं कि 10 दिन तक उन्होंने तो साइन देखे ना, फिर भी कोई फोरम डिसाइड करेगा। यस, यू आर करेक्ट। मैं और आप तो मिसकंडक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। लेट देयर बी अ फोरम। ठीक है, बिल्कुल सही है। और पार्लियामेंट्री फोरम इज द बेस्ट फोरम। बिल्कुल है, बिल्कुल सर। तो हम ऐसा करते हैं सर, थोड़ा चलते हैं पार्लियामेंट एग्जामिनेशन, हम इलेक्शन पे चलते हैं सर। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो 90 दिन का इलेक्शन है, आप समझते हैं सर कि बज़ाहिर तो अब तो मरदमशुमारी की भी बात आ गई है, इलेक्शन कमीशन ने कह भी दिया है कि हम वक्त पे इलेक्शन नहीं करा सकते, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध उस आपके मुश्तरका मफादात कौंसल्स में बैठी थी जहां उन्होंने इस नई मरदमशुमारी को अप्रूव किया। तो उसके बाद ये कहना कि इलेक्शन कमीशन का कि ये इसके लिए टाइम होगा और निगरां आप एक्सटेंड करेंगे, निगरां के बारे में कुछ नहीं है कहीं लिखा हुआ आइन में कि कितने दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इस पर आप पीपल्स पार्टी का आप क्या मौक़िफ़ है सर? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा सामने आ चुका है कि हम तो चाहते थे कि जो 90 डेज़ में उसमें इलेक्शन हो जाना चाहिए, और अभी जो इन्होंने डिलिमिटेशन शुरू की है, वो डिलिमिटेशन जो मुझे समझ आती है कि वो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 17 के नीचे कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन करते हैं और जो आर्टिकल 51 है उसको सामने रखते हैं, उसकी 2 प्रोविजंस बड़ी सामने हैं। उसकी एक है आर्टिकल
51 का सब आर्टिकल 1 को जो नंबर ऑफ सीट्स बताता है कि नेशनल असेंबली की कितनी सीट्स होंगी। फिर उसका आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 3 है जो प्रोविंसेस की सीट्स की एलोकेशन बताता है। और फिर आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 5 है जो कहता है कि सीट्स की एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगी जो लास्ट ऑफिशियली पब्लिश्ड सेंसस है। जिस एक्सरसाइज में ये जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में अगर पॉपुलेशन की बुनियाद पर सीटों की एलोकेशन करनी है तो फिर आप देखेंगे कि प्रोविंसेस की सीटों में डिस्पैरिटी ना हो, तो फिर आपको सीटों की रीशफलिंग चाहिए होगी। किसी प्रोविंस से नेशनल असेंबली की सीट्स विड्रॉ करनी होगी, किसी को देनी होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज पार्लियामेंट का लोअर हाउस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये कैसे अमेंडमेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन वाले। और फिर ये जब बात करते हैं कि डिलिमिटेशन की, तो डिलिमिटेशन सेक्शन 17 के नीचे करते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 की। वो जो है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। यस। और आर्टिकल 224 जो है वो 90 डेज की बात करता है। तो आर्टिकल 224 जो है वो प्रिवेल करेगा, इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस प्रिवेल नहीं करेंगी। इसलिए हम समझते हैं कि इलेक्शन विद इन 90 डेज होने चाहिए। तो आपको लगते हैं सर हो जाएंगे? ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, लेकिन आईनी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 218 बड़े वाज़ेह है इस पे। लेकिन सर हम एक चीज़ देखते हैं कि आप इत्तेहादी हुकूमत में थे और जब वज़ीर आज़म मौजूद थे तो उसी वक्त वज़ीर आज़म के कई वज़रा जो हुकूमत के अहम ओहदों पे थे वो ये कह रहे थे कि इस साल इलेक्शन नहीं है, अगले साल इलेक्शन है। अब ये मार्च और फरवरी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये तो पहले से प्लान किए बैठे थे सर कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ में नहीं होना है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ की बात करता है सर। किसी की सोच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे प्रिवेल नहीं करती। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बिलीव करता हूँ। और फिर एक और सिचुएशन है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेसिडेंसी जो है, प्रेसिडेंट ऑफिस अपनी टर्म नेक्स्ट मंथ पूरी कर जाएगा, तो उसका इलेक्शन विद इन 30 डेज होना चाहिए। या अगर असेंबली या इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं तो रिजल्ट की अनाउंसमेंट के विद इन 30 डेज होना चाहिए। एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपने हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन करना है, प्रेसिडेंट का ऑफिस का करना है वो। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज तब कंप्लीट होगा प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए कि जब नेशनल असेंबली एग्जिस्ट कर रही होगी, प्रोविंशियल चारों प्रोविंशियल असेंबलीज एग्जिस्ट कर रही होगी, और सेनेट कंप्लीट होगी। और सेनेट के इलेक्शन नॉर्मली हर 3 साल बाद फरवरी में होते हैं, क्योंकि 12 मार्च को इट्स अ फिक्स डेट कि नई जो 50% सेनेटर्स रिटायर हो गए होते हैं, फ्रेश सेनेटर्स ने ओथ लेनी होती है उस पर। तो इसलिए वो भी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी रहे, ये जमहूरी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ये तसलसल से चलता रहे, तो इसलिए इलेक्शन विद इन 90 डेज बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर सर फर्ज कीजिए इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनता तो फिर तो मौजूदा सदर कंटिन्यू रह सकते हैं ना सर? ऑब्वियसली ये तो प्रोविजन है ना उसकी। जी सर। कि ही विल कंटिन्यू इन ऑफिस टिल द न्यू प्रेसिडेंट टेक्स ओथ। अच्छा सर, आप कहाँ तक इंतज़ार करेंगे अगर फ़र्ज़ कीजिए 90 डेज़ में नहीं होता? जो बज़ाहिर एक चीज़ लग रही है कि जी PMLN या दूसरी जमातें या इलेक्शन कमीशन इसको एक्सटेंड करेंगी, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये 90 डेज़ से ऊपर जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फ़िज़िकली यानी जद्दोजहद के ज़रिए, कुछ तहरीक के ज़रिए, किसी प्लेटफॉर्म में किसी जगह पर इस चीज़ को रजिस्ट करेगी? और ये भी सुनने में आ रहा है कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो 1 साल मज़ीद लेट हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? क्या सिर्फ टीवी में बैठकर यही कहेगी कि हम 90 दिन में चाहते हैं? देखिए, हम जो जितनी भी ऑप्शंस हमें अवेलेबल होंगी हम उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे।
लीगल और पॉलिटिकल, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। लेकिन जब ये सिचुएशन अराइज होगी, जब वो 90 डेज़ में नहीं होते, तो उसके लिए ऑप्शंस जितनी भी अवेलेबल है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस अवेलेबल है, पॉलिटिकल अवेलेबल है, वो हमारी सीसी डिसाइड करेगी उसको। जी नैयर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे बात हो रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि बज़ाहिर ये जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो लग रही है कि वो इलेक्शन में जाना चाहती है और आपके दूसरी इत्तेहादी हुकूमत के लोग जो हैं वो नहीं जाना चाहते हैं, ये चीज़ बिल्कुल सामने आ रही है। लेकिन सर एक बड़ा सेटबैक तासुर आया है, एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है जो आज से 3-4-5 महीने हमें ये महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में भी मर्ज कर रही है, KPK में भी मर्ज कर रही है, पंजाब में भी मर्ज कर रही है। बलूचिस्तान में जो साबिक वज़ीर आला हैं आपके कुद्दूस बेज़ंजो अपनी टीम के साथ पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। पंजाब के कई इलेक्टेबल्स जो कि PTI से थे अच्छे, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। KPK से कई अहम तरीन इलेक्टेबल पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करने वाले हैं। फिर हमने देखा कि नहीं जनाब, KPK में भी पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई, जहाँ ज़्यादातर लोग चले गए। पंजाब में पाकिस्तान इस्तेहकाम पड़ गई और कुद्दूस बेज़ंजो साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये क्या मसला है सर? कोई अंदरूनी खिंचाव है, आपकी कोई तंजीमी नाकामी है, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी का कोई टकराव आ गया सामने? नहीं, टकराव की बात तो नहीं है। बात देखें डॉक्टर दानिश, सियासत करना एक आज़ादाना फ़ेल है हर शख्स का। वो अपनी सियासत के बारे में वो खुद वॉलंटरीली फैसला करता है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, उसकी क़यादत की लीडरशिप को एक्सेप्ट करता है, उसकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता है, तो वो पार्टी में चला जाता है। वो जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी ज़रूर देखते हैं। वो तो पीपल्स पार्टी में लोग आए भी, अभी भी इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक हम पंजाब में मेरी क़यादत बैठेगी तो और भी हमें ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, अभी भी लोग हमसे रुजू करते हैं। तो इत्तेहादियों के साथ हम हुकूमत की हद तक इत्तेहाद में थे। उसके बाद इलेक्शंस हमने अपने आइडियोलॉजी पे, अपने मैनिफेस्टो पे कंटेस्ट करना है, उन्होंने अपने पे करना है। तो इसलिए ये तो हर बंदे की अपनी आज़ाद मंशा है किस जमात पे जाता है वो। नहीं सर, आपके जो कायद हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी प्रेसिडेंट हैं, उनका स्टेटमेंट मौजूद है सर। दो तीन चीज़ें उन्होंने बिल्कुल क्लियर की हैं। एक तो ये की है कि अगली हुकूमत उनकी आ रही है। दूसरा उन्होंने कहा है कि, और ये कहते हैं हर बड़ी जमात कह सकती है नो इशू, हमारा वज़ीर आज़म बिलावल होगा, ये भी उन्होंने कहा है। तीसरा उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान, पंजाब और KPK में हम आपको सरप्राइज़ देंगे। कई इलेक्टेबल जो हैं हमसे रुजू कर चुके हैं और ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन फिर हमने ये तरतीब देखी, इवन हमने सिंध के अंदर भी देखा है कि अब पीपल्स पार्टी को एक टफ टाइम दिया जा रहा है। GDA, MQM, JUI और कॉम्प्रेस जमातें एक जगह पे खड़ी हो गई हैं। तो अंदर की सर बताएं क्या हुआ है? कुछ हालात चेंज हुए हैं? कोई आप बड़े गुड बॉय थे, ब्लू हाइड हो गए थे आप लोग चंद महीनों पहले, तो क्या ये मसाइल फिर से शुरू हो गए हैं? कुछ रुकावटें आ गई हैं, कुछ फैसलों में, कुछ तंजीम में, कुछ डिसीजन में, कुछ कोलैबोरेशन में, कुछ इत्तेहाद में, कुछ यस मैन में कुछ कमी आ गई है सर? देखिए, बहुत सारी बातें आपकी प्रिजम्पटिव है, तो उनका तो मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी और बिलखुसूस जो फेडरेशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनकी होप भी होती है और आवाम को होप भी देते हैं, और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि उनकी क़यादत जो है मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब उनकी क़यादत में से हो। और हमने तो बड़ा वाज़ह किया कि आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीद भी है, तवक्को भी करती है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी
आइंदा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये दीगर जमातें भी ख्वाहिश भी कर सकती हैं, किसी भी ख्वाहिश पे कोई कदगन तो नहीं है, ना ही आइन कोई बार लगाता है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो आवाम करते हैं कि जिसके पास नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होगी वो उसके पास सिंपल मेजॉरिटी होगी, या सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी होती, कोलिशन बनानी पड़ती है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है नेशनल असम्बली के रिज़ल्ट्स पे, और हम समझते हैं कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस दफ़ा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे नेशनल असम्बली की सीट्स पे, चारों सूबों से हम तवक्को करते हैं। कितनी पुरुमीद है कि आइंदा इलेक्शन जब भी हो का लफ्ज़ मैं ज़रूर कहता हूँ क्योंकि बड़े डाउट्स हैं सर, बड़ी, तो जब भी हो वो इलेक्शन फेयर होगा सर? हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी का, ये तो सर आप केयर टेकर गवर्नमेंट उनको असिस्ट करेगी, फैसिलिटेट करेगी। 2018 में भी आपने सर ये बिलीव किया था कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा करेगा, उससे पहले भी किया था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक ज़माना था, उसके अलावा तो हमें कभी पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर नज़र नहीं आया सर। तो ये पीपल्स पार्टी की नाकामी तो नहीं, नाकामी तो उन आइनी इदारों की है या उन हुकूमतों की है कि जिन्होंने फैसिलिटेट करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो सर ये आइंदा आप जो ज़ाहिर है इलेक्शन में जा रहे हैं, और अगर क्या ये मुमकिन है कि जिन इत्तेहादियों के साथ आप इत्तेहादी हुकूमत में थे उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, या पीपल्स पार्टी अलग इलेक्शन लड़ेगी, और अलग अलग इलेक्शन लड़ती है तो उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि इलेक्शन के बाद, क्योंकि 172 सीट लाना मौजूदा जो ग्राउंड रियलिटीज़ है किसी भी सियासी जमात के लिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में कोई मेजर पार्टियों का इत्तेहाद आप देख रहे हैं सर? और अगर इत्तेहाद होगा तो फिर बिलावल भुट्टो और दूसरी तरफ भी तो कोई वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा, कैसे देखते हैं सर? पहली बात है, एक तो इत्तेहाद हमारा बिल्कुल, हम तो 2008 में भी हमारे पास 172 नहीं थे, लेकिन हमारा इत्तेहाद हुआ मुख्तलिफ सियासी जमातों से, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ। और अभी भी ये मैं समझता हूँ कभी अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ख्वाहिश का इज़हार किया सीट एडजस्टमेंट का, अलायंस में तो हम खैर कतन हमारी सोच नहीं है, तो बाज़ जगह बात होती है सीट एडजस्टमेंट की, वो भी डिपेंड करता है कि बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो प्रोविंसेस में हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अगर उन्होंने इस बात का इज़हार किया तो मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ज़रूर इसको एग्जामिन करेगा, मेरी लीडरशिप फैसला करेगी। लेकिन ये बात आपसे वाज़ेह कर दूं कि हमने कोलिशन गवर्नमेंट पहले भी बनाई और आइंदा भी, लेकिन डिपेंड करता है कि कोलिशन में भी नंबर ऑफ़ सीट सबसे ज़्यादा किसके पास है, क्योंकि राइट उसी का बनता है। इस दफ़ा जब आपने नो कॉन्फिडेंस किया तो हमने ओपनली कहा कि ठीक है जी, नंबर ऑफ़ सीट्स एन के पास ज़्यादा हैं तो ये चॉइस उनकी है, और कल अगर नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे पास ज़्यादा आती हैं नेशनल असम्बली की तो ये हमारा राइट बनेगा कि बाकी कोलिशन पार्टनर्स हमारे साथ आए और प्राइम मिनिस्टर हमारा हो। यह क्लियर है, इसमें बहुत क्लियर आपने बता दिया कि इलेक्शन के बाद नंबर ऑफ़ सीट के ऊपर डिसाइड होगा, और अगर दोनों की नंबर ऑफ़ सीट, क्या यह मुमकिन है सर? क्योंकि अब इमरान खान तो है नहीं, अपोजिशन तो आपकी है नहीं, अब यही इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान जंग होनी है सियासी तौर पर, और कुछ नई सियासी जमातें आ गई हैं जिसमें पार्लियामेंटेरियन है PTI और आपके इस्तेहकाम पार्टी है। तो आप समझते हैं कि आइंदा आपके इत्तेहाद में, KPK में, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और पंजाब में कौन करीब तरीन पार्टी है जिससे आपकी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है सर? देखिए जी, बात यह है कि ये तो जो जमातों जिनका जिक्र किया रीजनल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरल पार्टी है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस। इसको मैं कोई ये नहीं कहता, क्या सराई की बात नहीं करता, कुछ स्पेकुलेट नहीं करता, कुछ स्पेकुलेशन पे अपनी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो भी होगी उनको सामने रख के तो फैसला किया जाएगा। मतलब ठीक है आप नेशनल पार्टी हैं, लेकिन सर प्रोविंशियल लेवल पर भी तो गवर्नमेंट बनती है, और अगर ये रीजनल पार्टी हैं तो आपको प्रोविंस में भी तो इनके साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, कम से कम पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है, PML। देखा ना डॉक्टर साहब,
रिजल्ट आएंगे तो फिर ही हम फैसला करेंगे ना। अच्छा, रिजल्ट अभी हमें पता ही नहीं है किसकी प्रोविंस में क्या पोजीशन है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनसे बात हो रही है। जी नैयर साहब, इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया है KPK में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने परवेज़ खटक की मौजूदगी में, और दूसरा सुना है बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। तो अब वहाँ एक लगता ये है कि KPK की जो बड़ी क़ुव्वत थी PTI, वो अब टूट के PTI पार्लियामेंटेरियन बन गई है। वहाँ दूसरी क़ुव्वत एक ANP भी है, तीसरी एक JUI है। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होती है सर KPK में? पीपल्स पार्टी बिल्कुल देखें जी, हमारे MPs थे, हमने 2008 में ANP को गवर्नमेंट बना के दी, हमने पंजाब में N को गवर्नमेंट दी। तो हम उस वक़्त अगर चाहते तो गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी रखती, चीफ मिनिस्टर अपने पास रखी, लेकिन हमने कौम के लार्जर इंटरेस्ट में आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, हम मिल के चलना चाहते हैं। तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी जमातें जो हैं वो KPK की मिसाल ले गए कि जिस पार्टी का आपने कहा कि वो साउथ में, तो मुझे साउथ KPK में तो मुझे उनका एज सच कोई एग्जिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा। तो वो पेशावर वैली में या इधर एग्जिस्ट करती है। पीपल्स पार्टी साउथ में भी एग्जिस्ट करती है, डेरा इस्माइल खान में हमारी एग्जिस्टेंस है, बन्नू में हमारा MPA लास्ट टाइम भी था, हमारे मालाकांड में भी थे। चित्राल इज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो एक और पॉलिटिकल पार्टी है जो हज़ारे में थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो ये जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर हम फैसला करेंगे किसको अपने साथ रखना है, किसको नहीं रखना। और बहुत सारी जो पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ गई हैं या वापस आ रही हैं, हमसे रजू कर रहे हैं। और इवन इन सेंट्रल पंजाब आल्सो स्टिल बतौर सेक्रेटरी जनरल मुझसे लोग राब्ते में, जिनसे हमारी मुलाकात होती है, जो विलिंगनेस शो करते हैं पीपल्स पार्टी पे ज्वाइन करने पे। तो ये आप देखें, ये इलेक्शन प्रोसेस, जब इलेक्शन शुरू होता है तो फिर ये प्रोसेस जब शुरू होता है तो फिर इंटेंशंस लोगों की सामने आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी अपना शेयर ज़रूर हासिल करेगी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए 16 महीने की कारकर्दगी, 85 की काबीना, 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद और एक ही कामयाब सबके ज़बान पे है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे JUI हो, कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल दिया। क्या यही लेकर आप अवाम के पास जाएंगे सर? अवाम के तौक़ुआत और हैं और अवाम की डिमांड भी और है। आज महंगाई का जो सूरत हाल है, अवाम बिल्कुल, लेकिन अवाम एट द सेम टाइम वो कंपैरिजन ज़रूर करेंगे कि पौने 4 साल में उस हुकूमत ने क्या किया, 16 माह में इन्होंने क्या किया। और हमें डिफ़ॉल्ट पे गए हम इसलिए कि एक मुआहदा करके उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, और फिर आप उस वक़्त ख़ुदकुशियों के दावे करने वाले IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर गए और फिर जाके भी फिर उस जो मुआहदे थे उनकी खिलाफ वर्जियाँ की। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें कि गवर्नमेंट PDM की और पीपल्स पार्टी की थी, हमें प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा इशू है, मैं समझता हूँ कि आवाम को होप देनी है कि जो क्राइसिस में मुल्क फंसा हुआ है, इन क्राइसिस से मुल्क को कौन निकाल सकता है। नहीं सर, मैं इंटरप्ट करूंगा सर आपको, मैं इस पे आऊंगा, मैं इंटरप्ट करूंगा सर। पहले तो मुझे ये बताइए, 16 महीने में आपने आवाम को क्या दिया सर? आप भी तो इस हुकूमत का हिस्सा है। सिर्फ एक ही बात जबान पे, 85 की काबीना है सर, 85 की काबीना। जी सर। नहीं, 85 की काबीना और मोस्टली विदाउट पे थी वो। आप चेक कर लें, मैंने कल भी बहुत सारों से पूछा, उनको तनख्वाहें तो नहीं मिलती थी सर। तो रखने की क्या जरूरत थी? उनको, मेरा सवाल है, रखने की क्या जरूरत? उनको अलाउंसेस भी नहीं मिलते सर, रखने की क्या जरूरत थी?
बहरहाल वो रखना जरूरी था, कोलिशन गवर्नमेंट थी सर। कोलिशन गवर्नमेंट क्या, कोलिशन गवर्नमेंट में 85 की कारकर्दगी बता देना फिर, अगर वो तनख्वाह नहीं ली उन्होंने। मैं कहता हूं पहले आप तनख्वाह चले सर, मैं सर उज्जत करूंगा, मैं उज्जत करूंगा माफी के साथ, क्योंकि आप मुझे सुन तो लेना। मैं जरूर सुनूंगा। एक जुमला कह के सर, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, मैं चले छोड़े जिन्होंने पैसे नहीं लिए और 30 के करीब पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन जिनके पास पोर्टफोलियो था, जिनके पास पैसा था, जिनके पास सब कुछ था, तेल आ रहा था, वहाँ से ये आ रहा था, बड़े बड़ी बातें की जा रही थी सर, वो कहाँ है सर? कोई एक काम तो बता दे किसी मिनिस्ट्री का जिसको हम लेकर आवाम में जाएं कि हाँ यार ये 16 महीने की हुकूमत ने जो है वो, इसमें मिनिस्टरों ने, जो अहम तरीन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये काम किया है आवाम के लिए। देखिए, आप फंसे हुए थे FATF में, आप उससे निकले। आपने 3.25 के आखिरी दिनों में IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, आप इकोनॉमिक क्रंच में फंस गए। IMF से रिवाइवल हुआ और फिर आप देखें कि बुनियादी बात ये बिल्कुल आप जहन में रखें कि पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेशन में चला गया था सर। आवाम को इन चीजों से कोई लगाव और कोई लगाव नहीं है सर आवाम को। और फिर मैं अगर कहें तो मैं मेरी बात सुन लेना। नहीं सर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं तो आपकी पहली बात कर चुका हूं कि जी ठीक है, वो जो सभी कहते हैं, मुझे तो सर 85 की काबीना में आपने कहा बहुत से लोग तो बगैर तनख्वाह काम करते, मैं आपकी बात मान गया। बहुत से लोग पोर्टफोलियो में नहीं थे, मैं आपकी बात मान गया। बहुत सारे मिनिस्टर्स जो कि तनख्वाह भी ले रहे थे, स्टाफ भी रखे हुए थे, पैसा भी खर्च कर रहे थे, करप्शन भी हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, हमारे पास उसकी लिस्ट भी है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर, मेरे पाकिस्तानी अवाम के लिए 16 महीने में इन मिनिस्टरों ने क्या काम किया सर? देखिए, काम तो आपके सामने है ना। आपके पास अगर कहते हैं कि करप्शन किया है तो अफशां करें, नाम लेके आए सामने, कौम को पता चलना चाहिए। आपने अगर सीने से क्यों लगा के रखे हुए हैं नाम, या उनकी कारकर्दगी है तो एक्सपोज देम ना। सर हम तो बुलाते हैं मिनिस्टरों को, नहीं आ रहे हैं सर। हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी कारकर्दगी नहीं है, आप एक्सपोज करें ना सर। देखें सवाल ये करेजियस जर्नलिस्ट नहीं, हमने तो एक्सपोज किया और करेंगे भी सर। मैं तो अभी इल्जाम की बात कर रहा हूं और हम जरूर करेंगे, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आ रहा हूं इस वक्त इल्जाम पे भी नहीं जा रहा, मैं इल्जाम पे भी नहीं जा रहा, मैं करप्शन पे भी नहीं जा रहा, मैं तो कारकर्दगी पे जा रहा हूं। वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना सर, वो तो अब बात सुने ना। जी सर। अब जो कारकर्दगी आवाम बेस्ट जज है, वो खुद एग्जामिन कर लेंगे और उसका इज़हार वो अपने आने वाले इलेक्शन में कर लेंगे। चले बात जी। सेकेंडली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उसका जो प्रोग्राम है, उसकी जो पॉलिसीज हैं, मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 गवर्नमेंट में आई तो हमने पॉलिसी दी, सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स की हमने बढ़ाई, तो हमें गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए थे। यस, हमने इंपोर्ट नहीं की। तो हम ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलने वाला है इंशाअल्लाह। और पीपल्स पार्टी समझती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, फार्मर को ज्यादा फैसिलिटेट करें ताकि जल्दी रिटर्न मिले। लोग खुदा करे सर अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आए और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरा आखिरी सवाल है सर, वो ये है कि निगरां हुकूमत, निगरां वजीर आजम के बारे में आपकी राय लेना चाहता हूं सर। आखिरी सवाल, 1 मिनट है सर, 2 मिनट। देखिए, अभी ये निगरां हुकूमत बने मेरा ख्याल है कोई आज 1 हफ्ता हुआ है, तो परफॉर्मेंस तो तब एग्जामिन की जाती है ना कि जब वो उनको कुछ टाइम दिए जो परफॉर्म करने का मौका मिला जाए। और हम समझते हैं कि ये बुनियादी जिम्मेदारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट की है वो इलेक्शंस, फ्री फेयर इलेक्शंस के लिए फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन। सर ये वजीर आजम और ये लोग जो ये वजीर नहीं, मैं इस लिहाज से नहीं आया था, वो तो सर जाहिर है अभी ये उनकी कारकर्दगी के ऊपर तो सवाल नहीं किया है। मैं तो कह रहा हूँ उनकी जो बने हैं इस वक्त वजीर आजम जनाब काकड़ साहब, उसके ऊपर इत्तेहादियों का भी कुछ एतराज़ है, कुछ हिमायत भी है। आप कैसे देखते हैं मौजूदा वज़ीर आज़म को और इस काबीना को? मैं इस लिहाज से अहलियत और उसकी बुनियाद पे, आप बड़ा एक्सपीरियंस आदमी हैं, सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी, और यकीनन इत्तेहादी हुकूमत में मशावरत हुई होगी, इसके ऊपर मैं चाह रहा था सर 2-3 जुमले अगर आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी सर आपकी।
डॉक्टर दानिश शाह, ये जो इस्तकाक था ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करने का, वो लीडर ऑफ हाउस लीडर ऑफ अपोजिशन का था, और ऑब्वियसली हम तादी थे और लीडर ऑफ हाउस ने हमारी क़यादत को ज़रूर ऑन बोर्ड लिया, और क्योंकि ये उनकी अखलाकी तौर पे एक ज़िम्मेदारी बनती थी, वो कोलिशन पार्टनर्स थे। फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने ये कैबिनेट जो है ना ये बनाई है, और हम समझते हैं कि उन्होंने अपनी टीम खुद मुंतखब की, और हम तवक्को करते हैं कि ये टीम जो मुंतखब की केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो आईनी जिम्मेदारी है उसको ज़रूर निभाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब नय्यर हुसैन बुखारी साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।